हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सहरावन इकोनॉमिक क्लासेस में। आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने आपको डेबिट वीडियो में भी बताया था कि हम हर एक टॉपिक को, कोई सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं बचता जिसको हम बेस से लेकर नहीं सकते। हमारी जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी काबिलियत है, हमारी यही शो करती है कि हम हर चीज टॉपिक को बेस से लेकर चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स का बेस जानेंगे, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री जानेंगे, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट को जानेंगे, हम इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन को जानेंगे और इसकी जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सो वी हैव कंटिन्यूड इकोनॉमिक्स। मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने डेबिट वीडियो में भी बता दिया था कि मेरा नाम प्रियांशु सहरावत है, एमए इकोनॉमिक्स एंड एमबीए एचआर एंड फाइनेंस। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट राइट नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स। सब बच्चे जानते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब बच्चे जानते होंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके बेस को भी जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 50-50 हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बच्चे को यहाँ पर जीरो से ही लेकर चलते हैं। हम किसी टॉपर को अगर टॉपर बनाए तो हमारा उसमें क्या हमारी काबिलियत शो हो रही है, उसमें क्या हमारा एक्सपीरियंस शो हो रहा है। हम कोई भी बच्चा हो जो भी हमारे साथ जुड़ता है, हमारे सहरावन इकोनॉमिक क्लासेस के साथ जुड़ता है, उसे हम बेस से लेकर चलते हैं। तो हम हर एक बच्चे को जीरो से लेकर चलेंगे, बेस से लेकर चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इकोनॉमिक्स। द टर्म इकोनॉमिक्स इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो इकोनॉमिक्स है, इसको हम शब्दों के वर्ड्स के हिसाब से इसको तोड़ रहे हैं, इसको डिफरेंट कर रहे हैं। इको का मतलब होता है ओएकस। क्या मतलब होता है इसका? ओएकस। नोमिक्स को हम क्या देते हैं? नोमस। क्या बोल देते हैं? ओएकस नोमस। क्या बोल देते हैं? ओएकस नोमस। दोनों कौन से वर्ड हैं ये लैटिन ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन से हैं? लैटिन ग्रीक वर्ड। और अगर हम इन दोनों वर्ड्स को आपस में इनको समेट कर लें, इनको अमलगमेशन कर लें, इन दोनों वर्ड्स को अगर आपस में जोड़ लेते हैं तो ये वर्ड्स निकल कर आते हैं ओक्यो नोमिया। इसको क्या बोलते हैं? ओकिया नोमिया। अगर हम इस ओएकस का मतलब जाने, इसको बोलते हैं हाउस। क्या बोलते हैं इसको? हाउस। नोमस का मतलब होता है टू मैनेज। क्या मतलब होता है? टू मैनेज। यानी कि इकोनॉमिक्स को अगर हम एक तरीके से इसको अमलगमेट करके इसको जोड़कर अगर एक वर्ड बनाए तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है टू मैनेज अ हाउस। टू मैनेज अ हाउस यानी कि एक घर को, एक फैमिली को कैसे चलाया जाता है, उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। उसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स। उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। दोबारा एक बार और देख लेते हैं। इको का मतलब होता है घर, या बच्चे नॉर्मली सब जानते हो इको को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। यानी कि जैसे हमारा जो इकोसिस्टम वो एटमोस्फियर है, वर्ड्स का वे आसमान में रहते हैं, और जो जल में रहते हैं उनका हाइड्रोस्फीयर है, जो जमीन पर रहते हैं उनका लिथोस्फीयर है। ठीक है, तो इन सभी को जान रहे हैं हम। तो इकोनॉमिक्स पे आते हैं टॉपिक। इको का मतलब होता है
ग्रीक वर्ड में ओइकस क्या होता है, ओइकस, जिसे हमारे इंडियन लैंग्वेज में अगर इंग्लिश की बात की जाए उसे बोलते हैं हाउस, उसे क्या बोलते हैं, हाउस। नोमस, नोमस भी एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब भी क्या होता है, टू मैनेज। इसका मतलब क्या होता है, टू मैनेज, किसी भी चीज को, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको कैसे मैनेज करा जाए, उनका कैसे मैनेजमेंट करा जाए। ठीक है, तो अगर इन हम शब्दों को सारों को अमेरिका में जोड़ दें, अगर इनको सारों को हम समेशन कर दें इन सारे शब्दों का, तो एक मतलब निकल के आता है, एक डेफिनेशन बन के आती है इकोनॉमिक्स की, टू मैनेज अ हाउस, यानी कि एक घर को कैसे मैनेज करा जाए। ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब इसकी हमें डेफिनेशन जाननी है, इसके फादर्स के बारे में जानना है, कौन है इकोनॉमिक्स के फादर, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है। ठीक है, बच्चों अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बच्चा, चलिए हम इसको रेज कर देते हैं। देखो बेटा, सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हम इस एक वीडियो में अपलोड कर देंगे, जो भी हमसे जुड़ेंगे उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम जो पढ़ाएंगे आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों ये एक्स्ट्रा नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक्स हर, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे उसमें भी अपना एक अलग ही रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स। उसमें भी अक्सर 2-3 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर बाई चांस आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी नहीं कर रहे तो आगे जाके आपको इकोनॉमिक्स जरूर तंग करेगी। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट इन आर्ट स्ट्रीम। आर्ट स्ट्रीम में सबसे टफेस्ट एग्जाम सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। हिस्ट्री जो है इकोनॉमिक्स की, सबसे पहले जो हमारे इंडिया में जिक्र किया था इकोनॉमिक्स का, वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी हुए, लेकिन जो मेनली बताया जाता है वो चाणक्य को बताया जाता है। किसे बताया जाता है, चाणक्य को बताया जाता है या कौटिल्य को बताया जाता है, जो एक प्रोफेसर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। ठीक है, उन्होंने ही बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक मैनेजमेंट है, चीजों को मैनेज करना। सब किसने बताया, कौटिल्य ने बताया। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट वर्ड जो लाया इकोनॉमिक्स के जो वर्ड बनाए थे, तो ये हमारी यूएस इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये तो हमारी लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया गया इकोनॉमिक्स। लेकिन जो ओइकोनोमिका, ये जो वर्ड है किसने दिए थे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को जानते हैं सभी लोग, जिसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ये इंग्लिश में एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी शायद बोला जाता है, शायद नहीं बोला ही जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने दिया था ओइकोनोमिका, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ओकियोनोमिया। इसका मतलब होता है टू मैनेज अ हाउस, यानी कि एक घर को कैसे चलाया जाए, कि एक घर को कैसे, एक फैमिली को कैसे मैनेज करा जाए, वो होता है इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के बाद 18वीं सेंचुरी स्टार्ट होते के साथ ही इकोनॉमिक्स एक नए पड़ाव पर आ गई थी, एक नई एरा में एंट्री कर गई थी। उस समय एक बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुए। ग्रेट ही नहीं, हम बोले तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, हम उनकी ही बदौलत पढ़ रहे हैं, उनके ही मार्गदर्शन, उनके ही गाइडेंस में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स।
जिनका नाम था, हर एक बच्चे की जबान पर उनका नाम होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स का कोई एस्पिरेंट है, इकोनॉमिक्स के जो बच्चे, हर एक की जबान पर उनका नाम जरूर होना चाहिए। वो कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। इसका जरूर नाम याद रखना, एडम स्मिथ। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 5 जून 1723 और इनकी डेथ 19 जुलाई 1790 को हो गई। लगभग इन्होंने 67 ईयर्स की लाइफ स्पेंड की। इन्होंने इस लाइफ स्पेंड करने के दौरान इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने नाम किए। इन्हीं अचीवमेंट्स के द्वारा इन्हें फादर ऑफ, क्या बोला गया? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या बोला गया इन्हें? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्हें क्या बोला गया? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला गया। ठीक है, इनके अचीवमेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ कहां से आए? एक स्कॉटिस्ट थे। कौन थे? स्कॉटिस्ट थे, स्कॉटलैंड के थे रहने वाले। वहां के एक ये फिलोसफर भी हुए, ये ऑथर भी हुए, ये इकोनॉमिस्ट भी थे। इन्होंने कुछ फेमस बुक लिखी हैं, इन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी हैं। ठीक है, इनका कैरियर काफी उतार चढ़ाव का रहा था, लेकिन हम इनके कैरियर के बारे में जानकारी नहीं रखी है। हम इनसे सिर्फ मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1758 में, 1758 1759 में, 1758 में इन्होंने एक बुक लिखी थी मॉरल सेंटीमेंट्स। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी 1758 में, मॉरल सेंटीमेंट्स। कौन सी बुक लिखी थी? मॉरल सेंटीमेंट्स। फिर 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसे बाइबल ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इट इज वेल नोन एज बाइबल ऑफ इकोनॉमिक्स। बाइबल ऑफ इकोनॉमिक्स, यू नो वेरी वेल। बाइबल एक हमारे ग्रंथों में आ जाता है। ऐसे एक ग्रंथ है, किसका? इकोनॉमिक्स का एक ग्रंथ है, जिसे क्या नाम है उसका? वेल्थ ऑफ नेशन। अगर हम इसकी बात करें, इसका कंप्लीट नेम की बात करें, इसका कंप्लीट नेम होता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका कंप्लीट नेम है कौन सी बुक का? वेल्थ ऑफ नेशन का, जिसके नाम पर ही, जिस बुक को लिखने के बाद ही इनका नाम पड़ा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। किसका? एडम स्मिथ का। किसका? एडम स्मिथ का। किसका? एडम स्मिथ का नाम पड़ा। कौन सी बुक के नाम पर? वेल्थ ऑफ नेशन। कंप्लीट नेम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अभी बुक के बारे में भी ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे कि इस बुक के अंदर क्या था। आप इसे नोट डाउन करिएगा, अगर करना है तो पहले 1 मिनट। नोट डाउन हो गया? चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बेटा। बच्चों, अगर आप जल्दी मैं बोल पा रहा हूं तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब लिखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए। एडम स्मिथ ने इस बुक में बताया था कि हम किसी भी बिजनेस को अगर कर रहे हैं तो उस बिजनेस को करने के लिए, या उस समय इन्होंने बताया था कि
1700 यानी कि 18 सेंचुरी में हम ही नहीं, हर एक कंट्री, जो भी कंट्री है लाई कर रहे हैं, जो उस समय वर्ल्ड वाइड में लाई कर रही थी, सब एग्रीकल्चर पे बेस्ड। ठीक है, उस टाइम पे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पर हम बेस्ड थे। ठीक है, ना कोई टर्शियरी सेक्टर था, ना सेकेंडरी सेक्टर था, सिर्फ हम प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करते थे। तो उसी के लिए इन्होंने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दी। क्या दी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या दिए इन्होंने इस बुक के अंदर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट लेबर, सेकंड फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल। ये इन्होंने बताया कि किसी भी, अगर हम आगे इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी करें तो उसमें हमें 3 चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। 3 ऐसी विटल कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक्स में जो हमें, जिनकी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी। पहला लैंड, जमीन की जरूरत पड़ेगी, दूसरा लेबर की जरूरत पड़ेगी, तीसरा कैपिटल, पैसे की जरूरत पड़ेगी। हम इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक भी चीज नहीं है, अगर हमारे पास इनमें से एक भी कंपोनेंट नहीं है, तो हम बिजनेस नहीं चला सकते, हम अपनी कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, लैंड, अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा करेंगे? ठीक है, हवा में थोड़ी करेंगे, हमें उसके लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा लेबर, कि हमारे पास पैसा भी है लेकिन पैसा हमने लगा दिया, अपने इंस्टॉलमेंट कर दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ढांचा खड़ा कर दिया, और हमारे पास लेबर है, क्या बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसे चलाने के, मशीनरी चलाने के लिए, फिर जो एसेट्स है उनको चलाने के लिए भी तो कोई जरूरी होगा। रोबोटिक सिस्टम तो इतना बताइए ना, नहीं। रोबोट्स को भी कहीं ना कहीं जो हैंडल वर्क होता है वो कौन करता है? मैन मेड वेरिएबल फैक्टरी करता है। ठीक है, तो लेबर, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट कौन सी बुक में बताए गए थे? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ नेशन में बताए गए थे कि लैंड, लेबर और कैपिटल आने वाले समय में, आने वाली सेंचुरी, 19th सेंचुरी थी, आने वाली जो सेंचुरी थी उसमें इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। वो पड़ी क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऐसे ही नहीं बोला गया, इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि आने वाले समय में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, एक इकोनॉमिस्ट और हुए 19th सेंचुरी में, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। जिनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। इकोनॉमिक्स में इनका भी नाम बहुत पढ़ा जाता है, ये भी एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हुए हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। इनके बारे में हम सिर्फ 2 शॉर्ट इनकी बुक्स हैं उनके बारे में पढ़े। ठीक है, ठीक, देखिए इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं जिनको हम पढ़ते हैं, हाइयर एजुकेशन में पढ़ते हैं, लगभग 10+2 एजुकेशन में इनका अप्लाई नहीं है, हम भी इन बुकों को नहीं पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, लेकिन इन बुक्स को हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक की हिस्ट्री पढ़ी है हमने, इवोल्यूशंस पढ़े हैं, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम जो इसमें फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ें। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 2 बुक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, और सेकेंड बुक का नाम है दास कैपिटल। दूसरी बुक कौन सी है? दास कैपिटल 1868। 2 बुक लिखी इन्होंने, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 यानी कि 1848, सेकेंड बुक लिखी इन्होंने दास कैपिटल जो 1868 में लिखी यानी कि 1868 में, जिस साल हमें पता चला था कि हमारी नेशनल इनकम होती है, जो दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी 1868 में, उसी साल कार्ल
मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, कौन सी, दास कैपिटल। ठीक है, बस हमें इसके बारे में इतना जानकारी रखनी है। इसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट हुए, ग्रेट इकोनॉमिस्ट हम अगर उन्हें कहें तो सही होगा। उनका बहुत नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है उनका? अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था उनका बुक का? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था बुक का? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी थी? 1890 में। कब लिखी थी? 1890, 1890 में। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में की ब्रांचेस आ गई। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस को हम डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। 19वीं सेंचुरी में 1900 इकोनॉमिक्स को हमने 20वीं सेंचुरी में हमने इन्हें बांटा। कब बांटा? 20वीं सेंचुरी। दो ब्रांचेस में। कौन सी ब्रांचेस में? दो ब्रांचेस। कौन सी ब्रांच? पहली माइक्रो और दूसरी मैक्रो। पहली ब्रांच कौन सी थी? माइक्रो, और दूसरी ब्रांच थी मैक्रो। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही कोरिलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता देते हैं आपको। डेफिनेशन अभी हमने नहीं बताई है। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक की हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन अभी हमने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो जो बच्चा लिखना चाहता है वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एक बार मैं उसको रिवाइज करता हूँ, फिर उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है, नोट डाउन करता हूँ उसको। चलिए, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं एग्जैक्ट वर्ड्स में, वैसे तो वेल्थ के अकॉर्डिंग अलग है, इनकम के अकॉर्डिंग अलग है, और सैमुअलसन ने अलग थ्योरीज दी हैं, डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, सबका एक हम निचोड़ बोले तो उसको गलत नहीं बोलेंगे हम, सबका हमने एक निचोड़ निकाल के एक डेफिनेशन बनाई है। हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं। सारी की सारी थियरीज जो है, जो फेमस इकोनॉमिस्ट हुए, उनकी सारी थियरीज को कमीशन करके हम डेफिनेशंस बनाते हैं और वो आपको हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक हम डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन बना रहे हैं। अगर आप श्योरिटी नहीं, अगर आप श्योर ना होंगे उस डेफिनेशन से, आप उससे प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको वो डिफिकल्ट लगे। ठीक है, तो डेफिनेशन बताता हूं इकोनॉमिक्स की। Economics refers that the rational management of scarce resources along with national priority at micro and macro level. क्या डेफिनेशन बनाया मैंने? Economics refers that the rational management of scarce resources along with national priority at micro and macro levels and to promote the national duties. इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हमारी जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको अच्छे से यूज करना, जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज करना, जो हमारे पास ओवर एग्जिस्टेड रिसोर्सेज उनको एग्जिस्टेड करना, जो यानी कि जिनका उपयोग हम ज्यादा कर रहे हैं, और वे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक छोटे टाइम स्पैन में हम जनरेट नहीं कर सकते, उन रिसोर्सेज का कम यूज करना चालू करिएगा, क्योंकि वे अंडर यूटिलाइज होते चले, अंडर यूटिलाइज होते हुए ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने चालू करते हुए उन्होंने, तो वे आगे जो हमारा नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए वो हार्मफुल होगा। ठीक है, तो उनके लिए भी कोई रिसोर्सेज बचा के रखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, डेफिनेशन लिखनी हो, अगर मैं वैसे जब थ्योरीज कराऊंगा तब उसको डिफाइन कर दो इकोनॉमिक्स को एक बार। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हुई, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये अपने आप में दो बुक हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। क्या मतलब होता है इसका? छोटा। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब मैंने तुम्हें डेफिनेशन पहले बताई थी इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स। तो अब हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कैसे लिखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करते हैं हम?
अब हम इसको वर्ड्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब मैंने अभी बताया तुम्हें छोटा, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल। क्या बोलते हैं, स्मॉल। इको का मतलब मैंने अभी तुम्हें बताया था ओइकस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ओइकस। नोमिक्स को हम बोलते हैं नोमस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नोमस। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को मिला दूं तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ओकियो नोमिया। क्या मतलब हो जाएगा इनका, ओकियो नोमिया, ओकियो नोमिया। अगर मैं इन सारे शब्दों को मिला दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कहता है टू मैनेज। इसका मतलब क्या होता है, हाउस। इसका मतलब होता है टू मैनेज, टू मैनेज, टू मैनेज। ठीक है। अब अगर हम इन सारे शब्दों को मिला दें, अगर इन सारे शब्दों को हम ज्वाइन कर दें तो एक हमारे पास सेंटेंस बन के आएगा। सारे को अगर सेंटेंस में लगाए, टू मैनेज, टू मैनेज।